नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लास है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 इतिहास चैप्टर 5 राजा और विभिन्न वृत्तांत पर प्रश्नोत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर, पांडुलिपि तैयार करने की एक लंबी प्रक्रिया होती थी। इस प्रक्रिया में कई लोग शामिल होते थे जो अलग अलग कामों में दक्ष होते थे। सबसे पहले पांडुलिपि का पन्ना तैयार किया जाता था, जो कागज बनाने वालों का काम था। तैयार किए गए पन्ने पर अत्यंत सुंदर अक्षर में पाठ की नकल तैयार की जाती थी। उस समय सुलेखन अर्थात हाथ से लिखने की कला अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इसका प्रयोग भिन्न भिन्न शैलियों में होता था। सरकंडे के टुकड़े को स्याही में डुबोकर लिखा जाता था। इसके बाद कोप्तगार पृष्ठों को चमकाने का काम करते थे। चित्रकार पाठ के दृश्यों को चित्रित करते थे। अतः में दिल जिल्दसाज प्रत्येक पन्ने को इकट्ठा करके उसे अलंकृत आवरण देता था। तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता था। प्रश्न नंबर 2, मुगल दरबार से जुड़े दैनिक कर्म और विशेष उत्सवों के दिनों ने किस तरह से बादशाह की सत्ता के भाव को प्रतिपादित किया होगा। उत्तर, दरबार में किसी की हैसियत इस बात से निर्धारित होती थी कि वह शासक के कितना पास या दूर बैठा है। किसी भी दरबारी को शासक द्वारा दिया गया स्थान बादशाह की नज़र में उसकी महत्ता का प्रतीक था। इस बार जब बादशाह सिंहासन पर बैठ जाता था तो किसी को भी अपनी जगह से कहीं और जाने की अनुमति नहीं थी और न ही कोई अनुमति के बिना दरबार से बाहर जा सकता था। दरबारी समाज में सामाजिक नियंत्रण का व्यवहार दरबार में मान्य संबोधन, शिष्टाचार तथा बोलने के निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार होता था। शिष्टाचार का जरा सा भी उल्लंघन होने पर ध्यान दिया जाता था और उसे व्यक्ति को तुरंत ही दंडित किया जाता था। शासक को किए गए अभिवादन के तरीके से पदानुक्रम में उस व्यक्ति की हैसियत का पता चलता था। जैसे जिस व्यक्ति के सामने ज़्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था उस व्यक्ति की हैसियत ज़्यादा ऊंची मानी जाती थी। आत्म निवेदन का उच्चतम रूप सिजदा या दंडवत लेटना था। शाहजहां की शासनकाल में इन तरीकों के स्थान पर चार तस्लीम तथा जमी बोसी जमीन चूमना के तरीके अपनाए गए। सिंहासनारोहण की वर्षगांठ, शव ए बारात तथा होली जैसे कुछ विशिष्ट अवसरों पर दरबार का माहौल जीवंत हो उठता था। सजे हुए सुगंधित मोमबत्तियां और महलों की दीवारों पर लटक रहे रंग बिरंगे बंदर बदनवार आने वालों पर आश्चर्यजनक प्रभाव छोड़ते थे। यह सभी बादशाह की शक्ति, सत्ता और प्रतिष्ठा को दर्शाते थे। प्रश्न नंबर 3, मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर, मुगल शाही परिवार में बादशाह की पत्नियां और उपपत्नियां, उनके नज़दीकी एवं दूर के रिश्तेदार जैसे माता, सौतेली व उपमाताएं, बहन, पुत्री, बहू, चाची, मौसी, बच्चे आदि के साथ साथ महिलाएं, अपरिचारिकाएं तथा गुलाम होते थे। नूरजहां के बाद मुगल रानियों और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। शाहजहां की पुत्रियों जहां आरा और रोशन आरा को ऊंचे शाही मनसबदारों की समान वार्षिक आय होती थी। इसके अतिरिक्त जहां आरा को सूरत के दरगाह नजर को कि विदेशी व्यापार का एक लाभप्रद केंद्र था से राजस्व प्राप्त होता था। संसाधनों पर नियंत्रण ने मुगल परिवार की महत्वपूर्ण स्त्रियों को इमारतों व बागों के निर्माण का अधिकार दे दिया। जहां आरा ने शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली की कई वास्तुकलात्मक परियोजनाओं में हिस्सा लिया। इनमें से आंगन व बाग के साथ एक दो
मंजिली भव्य कारवास कारवास राय थी। शाहजहानाबाद के हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा जहां आरा द्वारा बनाई गई थी। गुलबंदन बेगम द्वारा लिखी गई एक रोचक पुस्तक हुमायूं नामा से प्राप्त मुगलों की घरेलू दुनिया की एक झलक मिलती है। मुगल बंदन बेगम बाबर की पुत्री हुमायूं की बहन तथा अकबर की चाची थी। गुलबंदन स्वयं तुर्की तथा फारसी में धारा प्रवाह लिख सकती थी। जब अकबर ने अब्दुल फल्ज फफल को अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया तो उसने अपनी चाची से बाबर और हुमायूं के समय के अपने पहले संस्मरणों को लिपिबद्ध करने का आग्रह किया ताकि अबुल फफल उनका लाभ उठाकर अपनी कृति को पूरा कर सके। गुलबंदन ने जो लिखा वह मुगल बादशाहों की प्रशंति नहीं थी, बल्कि उसने राजाओं और राजकुमारों के बीच चलने वाले संघर्षों और तनाव के साथ ही इनमें से कुछ संघर्षों को सुलझाने में परिवार की हुमदराज स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में विस्तार से लिखा। प्रश्न नंबर 4, वह कौन से मुहिम थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर क्षेत्रों के प्रति मुगल नीतियों व विचारों का आकार प्रदान किया? उत्तर, मुगल बादशाह देश की सीमाओं से परे भी अपने राजनीतिक दावे प्रस्तुत करते थे। अपने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा, पड़ोसी देशों से यथासंभव मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना, आर्थिक व धार्मिक हितों की रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर क्षेत्रों के प्रति मुगल नीतियों एवं विचारों को आकार प्रदान करने में महत्वपूर्ण स्थान था। मुगल सम्राटों ने इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उपमहाद्वीप से बाहर के क्षेत्रों के प्रति अपनी नीतियों का निर्धारण किया। मुगल तथा कंधार। नंबर 1, मध्यकाल में अफगानिस्तान को ईरान और मध्य एशिया के क्षेत्रों से अलग करने वाले हिंदू कुश पर्वतों द्वारा निर्मित सीमा का विशेष महत्व था। मुगल शासकों के ईरान एवं तुरान के पड़ोसी देशों के साथ राजनीतिक एवं राजन राजनयिक संबंध इतनी सीमा के नियंत्रण पर निर्भर करते थे। उल्लेखनीय है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आने का इच्छुक कोई भी विजेता हिंदू कुश पर्वत को पार किए बिना उत्तर भारत तक पहुंचने में सफल नहीं हो सकता था। अतः मुगल शासक उत्तरी पश्चिमी सीमांत में सामरिक महत्व की चौकियों, विशेष रूप से काबुल और कंधार पर अपना कुशल नियंत्रण स्थापित करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। नंबर 2, मुगलों के लिए काबुल की सुरक्षा के लिए कंधार पर अधिकार करना नितांत आवश्यक था, क्योंकि कंधार के आसपास का प्रदेश खुला होने के कारण कंधार की ओर से काबुल पर भी आक्रमण हो सकता था। अतः मुगल सम्राट कंधार, जो मुगल साम्राज्य की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति का निर्माण करता था, पर अधिकार बनाए रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। नंबर 3, भारत और पश्चिमी एशिया तथा यूरोप तक के व्यापार के स्थल मार्ग पर स्थित होने के कारण कंधार व्यापारिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण था। समुद्र पर पुर्तगाली शक्ति का आधिपत्य स्थापित हो जाने के कारण मध्य एशिया का समस्त व्यापार इसी मार्ग से होता था। अतः कंधार जैसे सामरिक एवं व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अपनी प्रभुत्व स्थापित करना मुगल सम्राटों की विशेष नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। कंधार मुगल तथा ईरानी साम्राज्य की सीमा पर स्थित था, अतः दोनों ही साम्राज्यों के लिए इनका विशेष महत्व था। परिणाम स्वरूप दोनों शक्तियां कंधार पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रही। 1500
45 ईस्वी में मुगल सम्राट हुमायूं ने कंधार पर अधिकार कर लिया, किंतु 2 वर्ष बाद ही इस पर ईरान ने भी अधिकार कर लिया। 1595 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में कंधार पर मुगलों का प्रभुत्व स्थापित हो गया, किंतु 1622 ईस्वी में यह उनके हाथों से निकल गया। 1638 ईस्वी में मुगलों ने कंधार पर अधिकार कर लिया, किंतु 1649 ईस्वी में कंधार पर पुनः ईरान का अधिकार हो गया। तत्पश्चात बार बार प्रयास करने पर भी कंधार को मुगल साम्राज्य का अंग नहीं बनाया जा सका। मुगल तथा ऑटोमन साम्राज्य के साथ संबंधों के निर्धारण में मुगलों का प्रमुख उद्देश्य ऑटोमन नियंत्रण वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से हिजाज अर्थात ऑटोमन अरब के उस भाग जहां मक्का एवं मदीरा के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल स्थित थे, में व्यापारियों का तीर्थयात्रियों के स्वतंत्र आवागमन को बनाए रखना था। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में मुगल शासक सामान्य रूप से धर्म और वाणिज्य के विषयों को मिलाकर देखते थे। साम्राज्य लाल सागर के बंदरगाहों अंदर और मोखा को बहुमूल्य वस्तुओं के निर्यात हेतु प्रोत्साहित करता था। इनकी बिक्री से जो आय होती थी उसे उस क्षेत्र के धर्मस्थलों एवं फकीरों को दान कर दिया जाता था। प्रश्न नंबर 5, मुगल प्रांतीय प्रशासन के मुख्य अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। केंद्र किस तरह के प्रांतों पर नियंत्रण रखता था? उत्तर, मुगल सम्राटों की प्रांतीय शासन व्यवस्था का स्वरूप केंद्रीय शासन व्यवस्था के स्वरूप के समान ही था। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से सामान्य का विभाजन प्रांतों अथवा सूबों में कर दिया गया था। मुगल काल में विभिन्न सम्राटों के शासनकाल में प्रांतों की संख्या भिन्न भिन्न रही। अकबर के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 15 थी, जहांगीर के शासनकाल में 17 और शाहजहां के शासनकाल में यह संख्या 22 तक पहुंच गई थी। औरंगजेब के शासनकाल में साम्राज्य के 21 प्रांत थे। प्रांतीय शासन व्यवस्था के प्रमुख अभिलक्षण इस प्रकार थे। नंबर 1, सूबेदार। सूबेदार प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी था, जिसे साहिब ए सूबा, नाजिम, सिपह सालार आदि नामों से भी जाना जाता था। सूबेदार की नियुक्ति स्वयं सम्राट के द्वारा की जाती थी और वह सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी होता था। सूबे के सभी अधिकारी उसके अधीन होते थे। नंबर 2, दीवान। दीवान प्रांत का प्रमुख वित्तीय अधिकारी था। इनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा केंद्रीय दीवार के परामर्श से की जाती थी। प्रांतीय दीवार सूबेदार के अधीन नहीं अपितु केंद्रीय दीवार के अधीन होता था। प्रांतीय खजानों की देखभाल करना, प्रांत की आय व्यय की हिसाब रखना, दीवानी मुकदमों का फैसला करना, प्रांतीय आर्थिक स्थिति के संबंध में केंद्रीय दीवान को सूचना देना तथा राजस्व विभाग के कर्मचारियों के कार्यों की देखभाल करना आदि दीवान के महत्वपूर्ण कार्य थे। नंबर 3, बख्शी। बख्शी प्रांतीय सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी था। प्रांत में सैनिकों की भर्ती करना था, उनमें अनुशासन बनाए रखना उसके प्रमुख कार्य थे। नंबर 4, वाकरिया नवीस। वाकरिया नवीस प्रांत के गुप्तचर विभाग का प्रधान था। वह प्रांतीय प्रशासन की प्रत्येक सूचना केंद्रीय सरकार को भेजता था। नंबर 5, कोतवाल। प्रांत की राजधानी तथा महत्वपूर्ण नगरों की आंतरिक सुरक्षा, शांति एवं सुव्यवस्था तथा स्वास्थ्य और सफाई का प्रबंधन कोतवाल द्वारा किया जाता था। नंबर 6, सदर और काजी। प्रांत में सदर और काजी पर पद सामान्यतः एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। सदर के रूप में वह प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करता था और काजी के रूप में वह प्रांत का मुख्य न्यायाधीश था। इस प्रमुख अधिकारियों के अतिरिक्त कुछ प्रांतों में दरोगा ए तोपखाना तथा मीर ए बहर नामक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति की जाती
नियुक्ति भी की जाती थी। केंद्र का प्रांतों पर नियंत्रण अथवा प्रांतीय प्रशासन की कुशलता के कारण निसंदेह मुगल सम्राटों द्वारा कुशल प्रांतीय प्रशासन की स्थापना की गई थी। मुगल सम्राटों ने प्रांतों पर केंद्र का नियंत्रण बनाए रखने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। नंबर 1, सम्राट स्वयं प्रांतीय प्रशासन में पर्याप्त रुचि लेता था। नंबर 2, प्रांत के प्रमुख अधिकारी सूबेदार की नियुक्ति स्वयं सम्राट के द्वारा की जाती थी और वह सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी होता था। नंबर 3, प्रशासनिक कार्यकुशलता को बनाए रखने तथा सूबेदार की शक्तियों में असीमित वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से प्रांत 3 या 5 वर्ष के बाद सूबेदार का एक प्रांत से दूसरे प्रांत में तबादला कर दिया जाता था। नंबर 4, प्रांतों में कुशल गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की गई थी। परिणाम स्वरूप प्रांतीय प्रशासन से संबंधित सभी सूचनाएं सम्राट को मिलती रहती थी। नंबर 5, सम्राट द्वारा समय समय पर स्वयं प्रांतों का भ्रमण किया जाता था। निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए, लगभग 250-300 शब्दों में। प्रश्न नंबर 6, उदाहरण सहित मुगल इतिहास के विशिष्ट अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। उत्तर, मुगल सम्राटों की धारणा थी कि परम शक्ति द्वारा उनकी नियुक्ति विशाल एवं विजातीय जनता पर शासन करने के लिए की गई थी। इस धारणा के प्रचार प्रसार का एक महत्वपूर्ण उपाय उन्होंने राजवंशीय इतिहास को लिखवाने के रूप में दृढ़ निकाला। मुगल सम्राटों ने अपने शासन के विवरणों के लेखन कार्य को अपने दरबारी इतिहासकारों को सौंपा, जिन्होंने यह कार्य पूर्वक संपन्न किया। यह विवरणों में उन्होंने संबंध बादशाह अथवा सम्राट के काल में घटित होने वाले घटनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। इस विवरणों, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में लेखन कार्य करने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने क्रॉनिकल्स अर्थात इतिवृत्त अथवा इतिहास का नाम दिया है, मैं घटनाओं का अनवरत एवं काल क्रमानुसार विवरण प्राप्त होता है। मुगल इतिवृत्तों अथवा इतिहासों के प्रमुख लक्षण। नंबर 1, मुगल इतिवृत्तों के लेखक दरबारी इतिहासकार थे। उन्होंने मुगल शासकों के संरक्षण में इतिवृत्तों की रचना की, अतः स्वाभाविक रूप से शासक पर केंद्रीय घटनाएं, शासक का परिवार, दरबार और अभिजात वर्ग के लोग, युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्थाएं उनके द्वारा लिखे जाने वाले इतिहास के केंद्रीय विषय थे। अकबर, शाहजहां और औरंगजेब की जीवन कथाओं पर आधारित इतिवृत्तों के क्रमशः अकबरनामा, शाहजहांनामा और आलमगीरनामा जैसे शीर्षक इस तथ्य के प्रतीक हैं कि इनके लेखकों की दृष्टि में बादशाह का इतिहास ही साम्राज्य व दरबार का इतिहास था। नंबर 2, इतिवृत्त हमें मुगल राज्य संस्थाओं के विषय में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करते हैं और उन आश्रयों का भी परिचय देते हैं जिन्हें मुगल शासक अपने साम्राज्य में लागू करना चाहते थे। नंबर 3, मुगल इतिवृत्त का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के सामने एक प्रभुत्व राज्य की छवि को प्रस्तुत करना था। नंबर 4, इतिवृत्तों का एक अन्य अभिलक्षण मुगल शासक का विरोध करने वाले लोगों को यह स्पष्ट रूप से बता देना था कि साम्राज्य की शक्ति के सामने उनके सभी विरोधों का असफल हो जाना सुनिश्चित था। नंबर 5, मुगल इतिवृत्तों का एक अन्य महत्वपूर्ण अभिलक्षण भावी पीढ़ियों को शासन का वितरण उपलब्ध करवाना था। नंबर 6, मुगल इतिवृत्तों का एक प्रमुख अभिलक्षण उनकी रचना फारसी भाषा में किया जाना था। मुगल काल में सभी दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। उल्लेखनीय है कि मुगल चगताई मूल के थे, अतः उनकी मातृभाषा तुर्की थी, किंतु अकबर ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए फारसी को राज दरबार की भाषा बनाया। प्रारंभ में फारसी राजा, शाही परिवार और दरबार के विशिष्ट सदस्यों की ही भाषा थी, किंतु शीघ्र ही यह सभी
स्तरों पर प्रशासन की भाषा बन गई। अतः लेखाकार, लिपिक तथा अन्य अधिकारी भी इस भाषा का ज्ञान प्राप्त करने लगे। फारसी भाषा में अनेक स्थानीय मुहावरों का प्रवेश हो जाने से इसका भारतीयकरण होने लगा। फारसी और हिंदी के प्रारंभिक संपर्क में एक नई भाषा का जन्म हुआ, जिसे हम उर्दू के नाम से जानते हैं। नंबर 7, मुगल इतिवृत्तों का एक अन्य अभिलक्षण उनके रंगीन चित्र हैं। मुगल पांडुलिपियों की रचना में अनेक चित्रकारों की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक मुगल शासक के शासनकाल में घटित होने वाली घटनाओं का विवरण देने वाले ऐतिहासिक ग्रंथों में लिखित पाठ के साथ साथ उन घटनाओं को चित्रों के माध्यम से दृश्य रूप में भी व्यक्त किया जाता था। हमें याद रखना चाहिए कि चित्रों का अंकन केवल किसी पुस्तक के संदर्भ में वृद्धि करने वाली सामग्री के रूप में नहीं किया जाता था। वास्तव में चित्रांकन ऐसे विचारों के संप्रेषण का भी एक शक्तिशाली माध्यम माना जाता था, जिन्हें लिखित माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता था। उदाहरण के लिए, राजा और राजा की शक्ति के विषय में जिन बातों को लेखबंद नहीं किया जा सकता, उन्हें चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता था। प्रश्न नंबर 7, इस अध्याय में दी गई दृश्य सामग्री किस हद तक अबुल फजल द्वारा किए गए तस्वीर के वर्णन स्रोत 1 से मेल खाती है? नंबर 1, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस अध्याय में दी गई दृश्य सामग्री अबुल फजल द्वारा वर्णित तस्वीर के वर्णन से पर्याप्त सीमा तक मेल खाती है। उल्लेखनीय है कि मुगल काल में चित्रकारी अथवा चित्रकला का सराहनीय विकास हुआ था। लगभग सभी मुगल सम्राट अपवादस्वरूप औरंगजेब को छोड़कर चित्रकारी के प्रेमी थे। प्रथम मुगल सम्राट बाबर ने चित्रकला को राज्य या श्रेय प्रदान किया और अपनी आत्मकथा के कुछ भागों को चित्रित करवाया। बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं को चित्रकला से विशेष लगाव था। राजनीतिक उथल पुथल के कारण जब उसे भारत छोड़कर फारस में शरण लेनी पड़ी, तो वह उसे इस कला के अध्ययन का सुअवसर प्राप्त हुआ। यही उसका परिचय फारस के उच्च कोटि के चित्रकारों से हुआ। उल्लेखनीय है कि जिस काल में मुगल साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा था, उस समय कई एशियाई क्षेत्रों के शासकों द्वारा कलाकारों को उनके चित्र एवं उनके राज्य के जीवन के दृश्य चित्रित करने के लिए नियमित रूप से नियुक्त किया गया था। उदाहरण के लिए, ईरान के सफावी शासकों को चित्रकला से विशेष प्रेम था। उन्होंने दरबार में स्थापित कार्यशालाओं में प्रशिक्षित उत्कृष्ट कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। विजाद जैसे चित्रकारों के नाम ने सफावी दरबार की सांस्कृतिक प्रसिद्धि का चारों ओर प्रसार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फारस के कई चित्रकार हुमायूं के साथ भारत आ गए। इनमें प्रसिद्ध थे मीर सैयद अली, अबू समद, मीर मुसविर और दोस्त मोहम्मद। हुमायूं और अकबर ने इन्हीं के चित्रकारी की शिक्षा प्राप्त की। सम्राट के आदर्श से मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दु सर समद ने सुप्रसिद्ध फारसी ग्रंथ दास्ताने अमीर हमजा को चित्रित करना प्रारंभ किया। मुगलकालीन चित्रकला का वास्तविक आरंभ सम्राट अकबर के शासनकाल में हुआ। चित्रकला को प्रोत्साहन देने के लिए अकबर ने ख्वाजा अब्दुस समद की अध्यक्षता में एक पृथक चित्रकला विभाग स्थापित किया। ख्वाजा अब्दुस समद एक योग्य चित्रकार था। सम्राट ने उसे
सीरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया था। अकबर ने एक चित्रशाला का भी निर्माण करवाया था। उसके दरबार में लगभग 100 चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल में हमजनामा, रजमा नामी, तारीख अल्फी, तैमूर नामा और अकबर नामा जैसे अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों को चित्रित किया गया। उसके शासनकाल में फारसी और हिंदू चित्र शैलियों का अदृश्य सम्मिलित सम्मिश्रण हुआ। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला विकास की चरम सीमा को प्राप्त हुई। शाहजहां के शासनकाल में बादशाह नामा का चित्रांकन किया गया। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में चित्रकला का सराहनीय विकास हुआ। यद्यपि उलमा अथवा उलेमा वर्ग के विचारानुसार इस्लाम में प्राकृतिक तरीके से जीवित रूपों के चित्रण की मनाही थी, किंतु अकबर उलमा की इस विचारधारा से सहमत नहीं था। अबुल फजल अकबर का दरबारी इतिहासकार बादशाह को यह कहते हुए उदित करता था, कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, पर मैं ऐसे व्यक्तियों को नापसंद करता हूँ जिसे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका है, चूँकि कहीं न कहीं उसे यह महसूस होता है कि खुदा की रचना को वह जीवन नहीं दे सकता। परिणाम स्वरूप अकबर के शासनकाल में उच्च कोटि के चित्रों की रचना की गई। इसलिए अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी का उल्लेख एक जादुई कला के रूप में किया। उसके विचारानुसार अकबर कालीन चित्रकला में किसी निर्जीव वस्तु को भी सजीव रूप में प्रस्तुत करने की शक्ति थी। आबुल फजल के विवरण तस्वीर की प्रशंसा में से पता चलता है कि सम्राट अकबर की इस कला में विशेष अभिरुचि थी। सम्राट इसे अध्ययन और मनोरंजन दोनों का साधन मानते थे, अतः उन्होंने इस कला को प्रत्येक समन्वय प्रोत्साहन दिया। प्रत्येक सप्ताह शाही कार्यशाला में अनेक निरीक्षक को लिपिक बादशाह के सामने प्रत्येक कलाकार का कार्य प्रस्तुत करते थे और बादशाह प्रदर्शित उत्कृष्टता के आधार पर इनाम देते थे तथा कलाकारों के मासिक वेतन में वृद्धि करते थे। इस प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप विश्व के व्यापक ख्याति प्राप्त अनेक उत्कृष्ट चित्रकार राज दरबार में एकत्रित होने लगे थे, जिनकी संख्या 100 से भी अधिक थी। इन चित्रकारों द्वारा बनाए गए चित्र इतने उत्कृष्ट थे कि उनमें निर्जीव वस्तु भी सजीव जैसी प्रतीत होती थी। इस प्रकार जैसा कि अबुल फफल ने तस्वीर की प्रशंसा में लिखा है कि ब्यौरे की सूक्ष्मता, परिपूर्णता और प्रस्तुतिकरण की निर्भीकता जो अब चित्रों में दिखाई पड़ती है वह अतुलनीय है। यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुएं भी सजीव प्रतीत होती हैं। निस्संदेह प्रस्तुत अध्याय में यह सभी विशेषताएं देखने को मिलती है। इनमें गोवर्धन द्वारा लगभग 1630 ईस्वी में चित्रित चित्र, जिनमें तैमूर बाबर को राजवंशीय मुकुट सौंप रहा है, अबुल हमद द्वारा चित्रित चित्र जिनमें जहांगीर को देदी पैमान, कपड़ों और आभूषणों में अपने पिता के चित्र को हाथ में लिए हुए दिखाया गया है। कलाकार पयांग द्वारा लगभग 1640 ईस्वी में चित्रित चित्र, जिनमें जहांगीर शहजादे खुर्रम को पगड़ी में लगाई जाने वाली मणि दे रहा है। अबुल सहन द्वारा बनाया गया चित्र, जिनमें मुगल सम्राट जहांगीर को दरिद्रता की आकृति को मारते हुए तथा न्याय की जंजीर को स्वर्ग से उतारते हुए दिखाया गया है। दारा सिको के विवाह से संबंधित चित्र, कंधार की घेराबंदी को दिखाने वाला चित्र और दरबार में धार्मिक वाद विवाद को दिखाने वाला चित्र विशेष रूप से सराहनीय है। इस सभी चित्रों में निर्जीव वस्तुएं भी सजीव प्रतीत होती हैं तथा सभी के
सभी में ब्यौरे की सूक्ष्मता, परिणाम, परिपूर्णता तथा प्रस्तुतिकरण की निर्भीकता जैसी महत्वपूर्ण विशेषताएं देखने को मिलती हैं। प्रश्न नंबर 8, मुगल अभिजात वर्ग के विशिष्ट अभिलक्षण क्या थे? बादशाह के साथ उनके संबंध किस तरह बने? उत्तर, मुगल राज्य का महत्वपूर्ण स्तंभ अधिकारियों का दल था, जिसे इतिहासकारों ने सामूहिक रूप से अभिजात वर्ग की संज्ञा से अभिहित किया है। अभिजात वर्ग के भर्ती विभिन्न जातीय तथा धार्मिक समूहों से होती थी। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी दल इतना बड़ा न हो कि वह राज्य की सत्ता को चुनौती दे सके। मुगलों के अधिकारी वर्ग को गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता था, जो वफादारी के बादशाह के साथ जुड़े हुए थे। साम्राज्य के आरंभिक चरण से ही तुरानी और ईरानी अभिजात अकबर की शाही सेवा में उपस्थित थे। इनमें से कुछ हुमायूं के साथ भारत चले आए थे, कुछ अन्य बाद में मुगल दरबार में आए आए थे। 1560 से आगे भारतीय मूल के दो शासकीय समूहों, राजपूतों व भारतीय मुसलमानों शेख जादाताओं ने शाही सेवा में प्रवेश किया। इनमें नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति एक राजपूत मुखिया आवेर का राजा भारमल कछवाहा था, जिनकी पुत्री से अकबर का विवाह हुआ था। शिक्षा और लेखा शास्त्र की ओर झुकाव वाले हिंदू जातियों के सदस्यों को भी पदोन्नत किया जाता था। इनका एक प्रसिद्ध उदाहरण अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल का है, जो खत्री जाति का था। जहांगीर के शासन में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। जहांगीर की राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रानी नूरजहां 1645 ईरानी थी। औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया, फिर भी शासन में अधिकारियों के समूह में मराठे अच्छी खासी संख्या में थे। अभिजात वर्ग के सदस्यों के लिए शाही सेवा शक्ति, धन तथा उच्चतम प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक जरिया थी। सेवा में आने का इच्छुक व्यक्ति एक अभिजात के जरिए याचिका देता था, जो बादशाह के सामने तजवीज़ प्रस्तुत करता था। अगर याचिकाकर्ता को सुयोग्य माना जाता था तो उसे मनसब प्रदान किया जाता था। मीर बख्शी उच्चतम वेतनदाता खुले दरबार में बादशाह के दाएं ओर खड़ा होता था तथा नियुक्ति और पदोन्नति के सभी उम्मीदवारों को प्रस्तुत करता था, जबकि उसका कार्यालय उसकी मुहर व हस्ताक्षर के साथ साथ बादशाह की मुहर व हस्ताक्षर वाले आदेश तैयार करता था। प्रश्न नंबर 9, राजत्व के मुगल आदर्श का निर्माण करने वाले तत्वों की पहचान कीजिए। उत्तर, मुगलों के राजस्व सिद्धांत का वास्तविक प्रस्फुटन सम्राट अकबर के शासनकाल में हुआ। अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर ने पर्याप्त सीमा तक उसके द्वारा प्रतिपादित राजस्व सिद्धांत का ही अनुकरण किया। शाहजहां धीरे धीरे अकबर की नीति से हटने लगा। शाहजहां के उत्तराधिकारी औरंगजेब ने इस नीति का परित्याग करके राजत्व के विरुद्ध इस्लामी आदर्श का अनुसरण किया। मुगलों की राजकीय विचारधारा का निर्माण सम्राट अकबर के परम मित्र और वैचारिक सहयोगी अबुल फजल द्वारा किया गया था। विद्वानों के विचारानुसार इस पर राजतंत्र के तैमूरी ढांचे और प्रसिद्ध ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ईसवी में मृत्यु के विचारों का प्रभाव था। शिहाबुद्दीन के विचारानुसार प्रत्येक व्यक्ति में एक दिव्य चमक फर एक इजादी है, किंतु केवल उच्चतम व्यक्ति ही अपने युग के नेता हो सकते हैं। अबुल फजल द्वारा प्रतिपादित राजस्व सिद्धांत के मूल में भी यही विचारधारा निहित थी।
राजत्व के मुगल आदर्श का निर्माण करने वाले तत्व इस प्रकार थे। नंबर 1, राजपद का दिव्य सिद्धांत। सभी मुगल सम्राट राजपद के दिव्य सिद्धांत में विश्वास करते थे। उनका विचार था कि यह पद सर्वोच्च शक्ति द्वारा व्यक्ति विशेष को ही प्रदान किया जाता था। मुगल दरबार के इतिहासकारों ने अनेक साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि मुगल बादशाहों की शक्ति सीधे ईश्वर से प्राप्त हुई थी। उनके द्वारा वर्णित एक दंत कथा में यह बताया गया कि मंगोल रानी अलान कुआं अपने शिविर में आराम करते समय सूर्य की एक किरण द्वारा गर्भवती हुई थी। उसने जिस संतान को जन्म दिया उस दिव्य प्रकाश का प्रभाव था। यह प्रकाश पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा। राजस्व के दिव्य सिद्धांत की व्याख्या करते हुए अबुल फजल ने लिखा था, राजा एक सामान्य मानव से कहीं अधिक है। वह पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर का रूप है और उसे एक सामान्य मनुष्य की अपेक्षा बुद्धि विवेक का ईश्वरीय वरदान अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। उसके अनुसार राज्य शक्ति ईश्वर से फूटने वाला प्रकाश और सूर्य से निकलने वाली किरण है। राजपद के इसी सिद्धांत के कारण मुगल सम्राट स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि समझते थे। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आदि सभी ने जिल ए इलाही अर्थात ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की थी। राजपद के इन दिव्य सिद्धांत ने मुगल सम्राटों की शक्ति में वृद्धि की तथा जन सामान्य के सम्राट पद के प्रति आदर, सम्मान तथा श्रद्धा की भावनाएं उत्पन्न की। नंबर 2, चित्रों द्वारा दिव्य सिद्धांत के विचारों का संप्रेषण। उल्लेखनीय है कि इतिवृत्तों का वितरणों के साथ चित्रित किए जाने वाले चित्रों ने इस विचारों के संप्रेषण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह चित्र देखने वालों के मन मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव डालते थे। 17वीं शताब्दी से मुगल कलाकार बादशाहों को प्रभामंडल के साथ चित्रित करने लगे। उन्होंने ईश्वरीय प्रकाश के प्रतीक रूप इन प्रभामंडलों को ईसा तथा वर्जिन मेरी के यूरोपीय चित्रों में देखा था। नंबर 3, धर्म और राजनीति में पृथकीकरण। मुगल राजस्व सिद्धांत में धर्म और राजनीति में पृथकीकरण स्थापित करने का प्रयास किया गया। अकबर को राजनीति उलेमा वर्ग का अनुचित हस्तक्षेप पसंद नहीं था। वह उलेमा वर्ग के प्रभाव को समाप्त करके अपनी शासन नीति को जनहितैषी सिद्धांतों के आधार पर संचालित करना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने सितंबर 1579 ईस्वी में निर्भुण घोषणा महजर की उद्घोषणा की। इस घोषणा के अनुसार सम्राट को कुरान की व्याख्या संबंधित उठने वाले विवादास्पद विषयों में अंतिम निर्णय लेने वाली सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकार कर लिया गया। नंबर 4, सुलह एक कुल की नीति का अनुसरण। राजस्व के मुगल आदर्श का निर्माण करने वाले तत्वों में सुलह एक कुल की नीति का महत्वपूर्ण स्थान था। राज्य के लैंगिक स्वरूप को स्वीकार करना तथा धार्मिक सहनशीलता की नीति का अनुसरण करना मुगलों के राजस्व सिद्धांतों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी। अबुल फजल के अनुसार सुलह एक कुल पूर्ण शांति का आदर्श प्रभुत्व शासन की आधारशिला था। सुलह एक कुल में सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। शर्त केवल यही थी कि वे न तो राजसत्ता को हानि पहुंचाने और न आपस में झगड़ने। औरंगजेब के अतिरिक्त प्राय सभी मुगल सम्राट धार्मिक दृष्टि से उदार एवं सहनशील थे, अतः उन्होंने राजपद के संकीर्ण इस्लामी सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए अपनी हिंदू और मुस्लिम प्रथा को समान अधिकार प्रदान किए। अकबर वह पहला मुस्लिम शासक था जिसने धर्म एवं जाति के भेदभाव का त्याग करके अपनी समस्त प्रजा के साथ समान एवं निरपेक्ष व्यवहार किया। उसका विचार था कि शासक को प्रत्येक धर्म और जाति के प्रति समान रूप से सहनशीलता होना चाहिए।
नंबर 5, राज्य नीतियों के माध्यम से 16A कुल के आदर्श को लागू करना। मुगल शासकों ने 16A कुल के आदर्श को राजा नीतियों के माध्यम से लागू किया। मुगलों ने अपने अभिजात वर्ग, अमीर वर्ग में ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, दक्कनी आदि सभी अमीरों को सम्मिलित करके उसे एक मिश्रित रूप प्रदान किया। इन सबको पद और पुरस्कार प्रदान करते हुए उनकी जाति अथवा धर्म को नहीं अपितु राजा के प्रति उनकी सेवा और निष्ठा को ध्यान में रखा गया। अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर और 1564 ईस्वी में जजिया को समाप्त कर दिया। यह सिद्ध कर दिया कि उसका शासन धार्मिक पक्षपात पर आधारित नहीं था। साम्राज्य के अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दे दिए गए थे कि वह प्रशासन में 16A कुल के नियमों का अनुपालन करें। उपासना स्थलों में रख रखाव व निर्माण के लिए सभी मुगल बादशाहों द्वारा अनुदान प्रदान किए गए। यद्यपि औरंगजेब के शासनकाल में गैर मुस्लिम प्रथा पर पुनः जंजिया लगा दिया गया था, किंतु समकालीन स्रोतों में यह पता लगता है कि शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में यदि युद्ध काल में मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता था तो बाद में उनकी मरम्मत के लिए अनुदान जारी कर दिए जाते थे। नंबर 6, न्यायपूर्ण संप्रभुता सामाजिक अनुबंध के रूप में अबुल फजल के विचारानुसार संप्रभुता राजा और प्रजा के मध्य होने वाली एक सामाजिक अनुबंध था। बादशाह अपनी प्रथा के 4 तत्वों जीवन, जन, धन, माल, सम्मान, नामस और विश्वास दोनों की रक्षा करता था और उसके बदले में वह प्रजा से आज्ञा पालन तथा संसाधनों में भाग की मांग करता था। केवल न्यायपूर्ण संप्रभुता ही शक्ति और देवी मार्गदर्शन के साथ इन अनुभवों का सम्मान करने में समर्थ हो पाते थे। अकबर का विचार था कि एक राजा या शासक अपनी प्रजा का सबसे बड़ा शुभचिंतक एवं रक्षक होता है। उसे न्यायप्रिय, निष्पक्ष एवं उदार होना चाहिए। अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान समझना चाहिए और प्रतिक्षण प्रजा की भलाई के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। अकबर के उत्तराधिकारियों ने भी प्रजाहित के इस सिद्धांत को अपने राजस्व संबंधित विचारों का प्रमुख आधार बनाए रखा। नंबर 7, प्रतीकों द्वारा न्याय विचार का दृश्य रूप में निरूपण करना। न्याय के विचार का दृश्य रूप में निरूपण करने के लिए अनेक प्रतीकों की रचना की गई। मुगल राजतंत्र में न्याय के विचार को सर्वोत्तम सुदृढ़ माना जाता था। शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ चिपट कर बैठे हुए शेर और बकरी अथवा गाय कलाकारों द्वारा प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतीक था। इसका उद्देश्य राज्य को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में दिखाना था जहां दुर्लभ और संबल सभी प्रारंभिक सद्भाव से शांतिपूर्वक रह सकते थे। सचित्र बादशाहनामा के दरबारी दृश्य के इस प्रतीक का अंकन बादशाह के सिंहासन के ठीक नीचे बने एक ओले में किया गया है। निस्संदेह मुगलों का राजतत्व सिद्धांत पर्वतीय मुस्लिम शासकों के राजतत्व सिद्धांत की अपेक्षा अधिक उदार एवं निरपेक्ष था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।